नमस्कार, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग समुद्र के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम लोग ये देखेंगे कि समुद्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन गणितज्ञ ने किया था और इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह समझेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी आधुनिक गणित, मॉडर्न मैथमेटिक्स, यानी अभी जो गणित चल रहा है, जो लेटेस्ट मैथमेटिक्स है, उससे संबंधित जितने भी ब्रांचेज है, वही जो हमारा मैथमेटिक्स यानी मॉडर्न मैथमेटिक्स जो है, उसका आधार जो है वो समुच्चय सिद्धांत को माना गया है। मतलब गणित के लगभग अधिकांश ब्रांच में यानी अधिकांश शाखाओं में समुच्चय शब्द का यानी समुच्चय के सिद्धांतों का क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमको दो चैप्टर पढ़ना है। एक है संबंध, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रिलेशन, और दूसरा है फलन, इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन। तो इन दोनों चैप्टर में समुच्चय सिद्धांत का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। मतलब इन दोनों चैप्टर का जितना भी परिभाषाएं, अधिकांश परिभाषाएं जो हैं, उन सभी परिभाषाओं को लगभग किसके समुच्चय सिद्धांत के पदों में, उनकी भाषाओं में क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। तो इसलिए हम लोग को यह देखना है कि जब तक हम लोग समुच्चय सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे, हम लोग संबंध और फलन को अच्छी तरह नहीं पढ़ पाएंगे। और जब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, उसी तरह हम लोग जब पढ़ेंगे अनुक्रम पढ़ेंगे, अनुक्रम, जैसा कि हम लोग 10वां में पढ़ चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के बारे में जो पढ़े थे, वो हम लोग 11th में भी पढ़ेंगे। तो हम लोग जब 11th में पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोगों को समुच्चय सिद्धांत के प्रयोग को दिखाया गया है। तो हम लोग समझेंगे कि समुच्चय सिद्धांत का प्रयोग यहाँ भी हो रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, लगभग सभी शाखाओं में, गणित की लगभग सभी शाखाओं में समुच्चय सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय सिद्धांत जो है वो आधुनिक गणित की नींव है। क्या है? आधुनिक गणित की नींव है, नींव, इसको हम लोग कहते हैं फाउंडेशन। अब ये आधुनिक गणित की नींव, आधुनिक गणित यानी अभी जो लेटेस्ट गणित अभी जो चल रहा है, यानी नींव का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग घर जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नींव डालते हैं, पूजा पाठ करके क्या डालते हैं, नींव डालते हैं, फाउंडेशन डालते हैं। उसी तरह है कि गणित, आधुनिक गणित जो है उसका जो फाउंडेशन यानी नींव जो है वो क्या है, समुच्चय सिद्धांत है। तो हम लोगों ने देखा कि समुच्चय सिद्धांत जो है क्या है, आधुनिक गणित का नींव है। अब हम लोग ये देखें कि समुच्चय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो समुच्चय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक जर्मन के गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉर्ज केंटर। क्या नाम था? जर्मन गणितज्ञ, यानी वो जर्मनी के रहने वाले एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉर्ज केंटर, GEORG, जॉर्ज केंटर। यानी ये जर्मनी के गणितज्ञ थे जिन्होंने सबसे पहले यानी सर्वप्रथम समुच्चय शब्द का प्रयोग किए थे। अब ऐसी उनको क्या जरूरत पड़ गई कि वो समुच्चय शब्द का प्रयोग किए, तो हम लोग देखते हैं। तो वो जो है एक बार त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्न क्या था वो देखते हैं। प्रश्न था A1 sin x प्लस A2 sin 2x प्लस A3 sin 3x। यानी जब वो यानी जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर जो थे, एक बार ये त्रिकोणमितीय श्रेणी, इस त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्न को जब हल कर रहे थे, तब उसी समय उनके दिमाग में जो है सबसे पहले समुच्चय शब्द आया।
समुच्चय शब्द आने के बाद उन्होंने समुच्चय के बारे में क्या दिए, सिद्धांत दिए, उनकी परिभाषा दिए, और तब से जो है समुच्चय शब्द अस्तित्व में आया, और तब से हम लोगों को पढ़ने को मिल रहा था। हम लोग क्या देखें कि समुच्चय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मनी के गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर जो क्या किए, सबसे पहले समुच्चय शब्द का प्रयोग किए। अब उनका ये जॉर्ज कैंटर यानी 1845 से 1918, इसका मतलब हुआ कि इनका जन्म जो हुआ 1845 ईस्वी में हुआ, और मृत्यु जो हुई वो 1918 में हुई। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा तो गणित शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। इसीलिए जॉर्ज कैंटर को समुच्चय के अधिकांश भाग, समुच्चय पूरे भाग का इन्होंने क्या किया, इन्होंने समुच्चय के पूरे भाग को इन्होंने परिभाषित नहीं किया, यानी पूरे भाग के बारे में इन्होंने नहीं बताया। और भी बहुत सारे गणितज्ञ थे जो कि समुच्चय के बारे में बताए, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये जॉर्ज कैंटर जो थे उस समुच्चय जो है उसके अधिकांश भाग, मतलब ज्यादा से ज्यादा भाग का क्या कहा जाता है, इनको जन्मदाता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। लेकिन पूरे समुच्चय पूरे भाग का जन्मदाता या जनक नहीं कहा जाता, क्योंकि ये पूरा 100% नहीं दिए थे, बल्कि अधिकांश भाग इन्होंने दिए थे, इसलिए इनको समुच्चय के अधिकांश भाग का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखें कि समुच्चय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, क्यों किया। वो एक बार जो है त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्न को क्या कर रहे थे, हल कर रहे थे, तभी उनके दिमाग में समुच्चय शब्द आया, और उन्हें उसके बारे में क्या किए, परिभाषा दी। एक चीज हम लोग और भी देखते हैं, यानी जॉर्ज कैंटर साहब जो थे उन्होंने तो समुच्चय के बारे में क्या किए, सिद्धांत दिए, लेकिन ये जो परिभाषा हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, वो वास्तव में इसका परिभाषा एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है। क्यों, क्योंकि समुच्चय शब्द जो है अपरिभाषित है। अ मतलब नहीं, परिभाषित मतलब जिसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती है, यानी जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो वैसे शब्द या क्या पद को हम लोग क्या करते हैं, अपरिभाषित करते हैं। तो उसी तरह हमारा समुच्चय शब्द जो है वो अपरिभाषित है, इसका कोई परिभाषा नहीं है। तो अब कहिएगा तो जो हम लोग पढ़े वो क्या था, तो वो जो है समझने के लिए सिर्फ व्याख्या है। सिर्फ क्या है, व्याख्या है। जैसे हमको यदि कहा जाए कि किसी जानवर के बारे में कुत्ता किसे कहते हैं, कहेंगे भैया कुत्ता का परिभाषा नहीं होता, हाँ कुत्ता जो है इस तरह देखने में है, उस तरह देखने में, तो हम वो कह सकते हैं। उसी तरह है कि समुच्चय जो है कैसा होगा, किस तरह का होगा, हम लोग कैसे समझेंगे कि ये समुच्चय है, तो वो सिर्फ इसकी क्या है, जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक उसकी वो सब क्या था, हमारा सिर्फ व्याख्या था, उसका कोई परिभाषा नहीं था। उसी तरह हम लोगों ने समुच्चय के अवयव के बारे में जो पढ़ा था वो भी उसका एक परिभाषा नहीं था, क्योंकि समुच्चय के अवयव या सदस्य या तत्व का भी क्या कोई परिभाषा नहीं है, सिर्फ वो क्या था, उसका व्याख्या था। यानी ये सदस्य या अवयव या तत्व जो था हमारा सिर्फ क्या था, एक व्याख्या था। हम लोग बस सिर्फ समझने के लिए उसको पढ़े थे, बल्कि वास्तव में इसका कोई परिभाषा नहीं है। तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग ये भी देखते हैं कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी हुआ, प्रायिकता हुआ, और बहुत से सारे चैप्टर हैं जो कि हम लोग 11th में धीरे धीरे क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे। उसमें हम लोगों को क्या देखना है, हम लोग ये देखेंगे कि समुच्चय शब्द का कैसे प्रयोग, यानी समुच्चय सिद्धांत का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। तो आज बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।